हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट नंबर 4 जो है वो स्टडी करेंगे और इसमें अपन कोलेराउस लॉ जो है उसको डिस्कस करेंगे। कोलेराउस लॉ पर अपना मेन फोकस रहेगा, लेकिन कोलेराउस लॉ से पहले वेरिएशन इन लैम्डा एम एंड लैम्डा ई ये अपन ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। मोलार कंडक्टेंस एंड मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में डाइल्यूशन जब अपन करते हैं तो वो किस तरह से चेंज होती है, इसको अपन ने देखा था। लेकिन उसमें दो ग्राफ और आते हैं, ठीक है। उन ग्राफ्स को अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे और स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए उनको प्लॉट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो अपन हेडिंग डाल देते हैं वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम बाय डाइल्यूशन। डाइल्यूशन जब हम करते हैं तो लैम्डा एम में किस तरीके का वेरिएशन आता है, ठीक है। अपन को ये पता है कि डाइल्यूशन अगर हम करेंगे, इफ डाइल्यूशन इंक्रीजेस, अगर डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, क्लियर है। और वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ आयंस जो होंगे, नंबर ऑफ आयंस वो भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस किसके इंक्रीज करेंगे, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनके जितने आयंस होते हैं वो सारे के सारे किसी भी कंसंट्रेशन पर 100% डिकम्पोज हो चुके होते हैं, ठीक है। बस हम अगर डाइल्यूशन करते हैं तो वहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होता है डाइल्यूशन से। नंबर ऑफ आयंस जितने हैं वो उतने ही उसमें बने रहते हैं, 100% आयोनाइजेशन उनका हो चुका होता है। बट वीक में आयोनाइजेशन भी होता है, डिस्टेंस भी बढ़ती है। डाइल्यूशन बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में उन आयंस के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। हमने ये देखा था, कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी जिसको बोलते हैं, 1 ml की जो कंडक्टेंस होती है, 1 ml वॉल्यूम में जो आयंस कंडक्टेंस क्रिएट करते हैं वो चीज डिक्रीज हो जाती है, एक्सप्लेन किया था मैंने। और लैम्डा एम की वैल्यू देखे तो लैम्डा एम की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाती है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो ये सब चीजों की डिस्कशन अपन ने किया था। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ग्राफ जो है उसकी स्टडी करेंगे। ग्राफ है यहाँ पर, सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखते हैं। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनका जो अल्फा होता है वो 100% होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको बोलते हैं ये 100% होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। इनमें क्या होता है, जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही रहते हैं, लेकिन उन आयंस के बीच की डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करती जाती है, जिससे उनकी स्पीड बढ़ती चली जाती है और उससे की वजह से कंडक्टेंस थोड़ी सी इनकी इंक्रीज होती है, ठीक है। अगर अपन देखें कि परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट कितना है कंडक्टेंस में, तो वो बहुत ही कम होता है। इनमें कंडक्टेंस बढ़ती तो है लेकिन वो इतनी नहीं बढ़ पाती जितनी वीक इलेक्ट्रोलाइट में अचानक से बढ़ती है, क्योंकि इनमें आयंस उतने ही रहते हैं, आयंस बढ़ते नहीं है। आयोनाइजेबल आयंस 100% ही रहते हैं किसी भी कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक ग्राफ बना सकते हैं इनके लिए, ठीक है। इधर हम ले लेते हैं रूट सी, एक्स एक्सिस पर। रूट सी क्या है, 1/√v बोल दो इसको, कंसंट्रेशन का रूट। और इधर अपन ने ले लिया लैम्डा एम, मोलार कंडक्टिविटी। इन दोनों के बीच में अपन ने ग्राफ खींचा। तो इस ग्राफ में जरा देखो, अगर हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे, इधर लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो कंसंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, इसका मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। मैंने बताया था ना, डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन एक दूसरे के रिवर्स होती है। लेफ्ट चलेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट में क्या होगा मैं लिख देता हूं, जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करेगी, क्लियर है। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज करेगी। तो एक्स एक्सिस पर जो हमने कंसंट्रेशन ले रखी है उसको हम जब डिक्रीज करेंगे तो हमारा डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा, ये ध्यान रखना। तो डाइल्यूशन जब इंक्रीज करेगा तो लैम्डा एम की वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंक्रीज करेगी। किस तरह से, इस तरह से देखो, इस तरह से इंक्रीज करेगी। अब ये इंक्रीमेंट आप देखो कितना कम है। इस पॉइंट पर अगर हम इस कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में देखें लैम्डा एम की वैल्यू तो इतनी आएगी।
इस कंसंट्रेशन पर देखें तो भी लगभग इतनी आएगी, थोड़ा सा इंक्रीमेंट है। इस पर देखें तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट है, यानी थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीमेंट यहाँ पर होता चला जा रहा है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होती चली जा रही है, डाइल्यूशन इंक्रीज। रीजन बहुत तेजी से यहाँ पर क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि आयंस उतने ही है, 100% आयन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? जिसका अल्फा 100% हो। बस यहाँ हो क्या रहा है, उन आयंस के बीच में सेपरेशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैटायन है और ये एनायन है, समझना इसको। तो इनके बीच में सेपरेशन क्या है? कम है, यानी कि जो डाइल्यूशन है वो भी कम हुआ है। डाइल्यूशन अगर ज्यादा होगा, नहीं इस पॉइंट पर मान लो ये वाली सिचुएशन है प्लस माइनस की, इस पॉइंट पर क्या होगा? ये प्लस और ये माइनस, ये थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि डाइल्यूशन होगा तो क्या होगा? डाइल्यूशन से आयंस के बीच में सेपरेशन इंक्रीज होगी। अगर सेपरेशन इंक्रीज होगी तो ज्यादा कंडक्टेंस शो करेंगे, तो थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ेगी। क्लियर है? आयंस यहाँ पर भी 100% आयन अवेलेबल है और यहाँ पर भी 100%, बस वो पास पास है और डाइल्यूशन कर दिया तो दूर दूर है। तो इस तरीके का ग्राफ हमें मिलता है। क्लियर है? अगर हम इस ग्राफ को देखें कि इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, तो वो नेगेटिव है, ये ध्यान रखें, क्योंकि ग्राफ इस तरह से आ रहा है। अच्छा, अगर हम इसका इंटरसेप्ट निकालना चाहें तो इसका इंटरसेप्ट क्या होगा? इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक्स्ट्राप्लोटेशन मेथड यूज करना पड़ेगा ग्राफ में। एक्स्ट्राप्लोटेशन में क्या होगा? आपको इस ग्राफ को पीछे इंक्रीज करना होगा इस तरह से। जब आप इस ग्राफ को पीछे इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन आएगी वो क्या आएगी? C=0, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कंसंट्रेशन 0 है, इसका मतलब ये है कि कोई आयन ही नहीं है सॉल्यूशन में, तो कंडक्टेंस पे क्यों आ रही है? तो प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप कंसंट्रेशन को 0 कर सको, लेकिन एक्स्ट्रा प्लॉट करके आप निकाल सकते हो कि जब कंसंट्रेशन 0 होगी तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लैम्डा एम को क्या लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसको लिखते हैं अपन लैम्डा एम इनफाइनाइट। क्या लिखते हैं? लैम्डा एम इनफाइनाइट। इस लैम्डा एम इनफाइनाइट को क्या बोलते हैं? देखो लैम्डा एम इनफाइनाइट मतलब मोलार कंडक्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू होती है, मोलार कंडक्टिविटी की मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसे लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी बोला जाता है। लिमिटिंग का मतलब अब लिमिट में आ जाइए, इससे ज्यादा कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो सकती। C=0 का मतलब क्या है कि डाइल्यूशन इनफाइनाइट है। भाई कंसंट्रेशन 0 है, इसका मतलब डाइल्यूशन क्या है? इनफाइनाइट है। क्लियर है नहीं? ठीक है, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, लैम्डा एम इनफाइनाइट का मतलब होता है मैक्सिमम मोलार कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे इसको? मैक्सिमम मोलार कंडक्टिविटी। ठीक है, इसका एक नाम और होता है मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये बोलते हैं इसको। अच्छा, एक नाम और है इसका, मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन। भाई कंसंट्रेशन 0 होगी तभी तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन हुआ है। मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन। और इसका एक नाम और है, तो 3 मैंने लिख दिया। मैक्सिमम मोलार कंडक्टिविटी मतलब मोलार कंडक्टिविटी का मैक्सिमम मान होता है, इससे ज्यादा मोलार कंडक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, अपन ये कह रहे हैं डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जा रही है। कब तक इंक्रीज होती रहेगी? लगातार थोड़ी ना इंक्रीज होगी। जब तक सारे के सारे आयंस की अपनी अपनी मोलार कंडक्टिविटी मैक्सिमम मोलार कंडक्टिविटी नहीं आ जाएगी तब तक इंक्रीज होगी। जैसे ही आ जाएगी वो पॉइंट कहीं ना कहीं तो मिलेगा ना, तो वो यहाँ मिलेगा हमें, तो लैम्डा एम इनफाइनाइट होगी। तो मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन। क्लियर है? और एक नाम हो रहा है कि लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे इसको? लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। तो इस तरह से इसको मैक्सिमम मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन या लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी बोला जाता है। इन चारों को आपको ध्यान रखना है, मतलब एक ही है। क्लियर है? और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस तरीके का ग्राफ आता है। सपोज करो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl है, तो ये ग्राफ KCl के लिए अपन ड्रॉ कर सकते हैं। HCl के लिए अगर ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा सा उसकी जो लैम्डा एम है वो किसी भी पॉइंट पर KCl से ज्यादा होगी। अब इसका रीजन क्या है? देखो HCl और KCl दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन इन दोनों में से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl है। रीजन इसका Cl नहीं बता पाया हमको, क्योंकि Cl तो दोनों में कॉमन। यहाँ पर अब मान लो अगर 1 मोल KCl और 1 मोल HCl ले लें, इनकी कंसंट्रेशन सेम ले लें, इस पॉइंट पर क्या होगा? इस पॉइंट पर दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी। इस पॉइंट पर अपन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेशन ले लें, इसकी सेम होगी, लेकिन HCl की लैम्डा एम की वैल्यू ज्यादा आ रही है, ऊपर है ग्राफ। तो इसका रीजन क्या है? H+ आयन की स्पीड। H+ आयन जो होता है उसकी स्पीड मैक्सिमम कैटायंस में सबसे ज्यादा होती है।
और यहाँ के प्लस आयन की स्पीड कम होती है, तो स्पीड जिसकी ज़्यादा है उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, इसलिए किसी भी पॉइंट पर किसी भी कंसंट्रेशन पर HCl की लैम्डा m की वैल्यू KCl से ज़्यादा आएगी। और लैम्डा m इनफाइनाइट निकालेंगे तो वो भी ज़्यादा आएगी एक्स्ट्राप्लोटेशन मेथड से। क्लियर है नहीं है? अच्छा, अब इस ग्राफ को बनाने का काम किन लोगों ने किया था उनकी भी बात कर लेते हैं। इस ग्राफ को बनाने का काम किया था डेबाय हकल साइंटिस्ट ने। डेबाय हकल और ओन सागर, ये साइंटिस्टों ने मिलकर किया था और एक इक्वेशन दी थी इस ग्राफ को बनाने के लिए, उसे बोलते हैं अपन डेबाय हकल ओन सागर इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको? डेबाय हकल ओन सागर इक्वेशन। क्लियर है? इस इक्वेशन को कैसे बनाएंगे? देखो लैम्डा m y एक्सिस पर है, इस तरह लिख दिया। क्लियर है नहीं है? स्लोप जो है इस ग्राफ की वो होती है -b, x एक्सिस पर है √c बनती जा रही है, प्लस इंटरसेप्ट जो होता है वो इसका होता है लैम्डा m इनफाइनाइट। ये है डेबाय हकल ओन सागर इक्वेशन। लैम्डा m क्या है यहाँ पे मैं लिख देता हूं। लैम्डा m यहाँ पर क्या है? मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पर मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू। b यहां पर क्या है? कांस्टेंट, और ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट की नेचर पे। जैसे सॉल्वेंट की विस्कोसिटी पर डिपेंड कर गया, कितना विस्कस है। सरफेस टेंशन जो होता है उस पर डिपेंड करता है। और c यहां पर क्या है? अपन सब जानते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है। और लैम्डा m इनफाइनाइट क्या है वो मैं आपको लिख चुका हूं, वो इट्स मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा की वैल्यू 100% होती है, किसी भी कंसंट्रेशन पर सारे के सारे आयंस आयनाइजेबल होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होता है जिसकी किसी भी कंसंट्रेशन पर सारे के सारे आयंस आयनाइजेबल नहीं होते, कुछ ही आयंस आयनाइजेबल होते हैं। जैसे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे आयंस भी इंक्रीज करते चले जाते हैं और उनके बीच की डिस्टेंस भी इंक्रीज करती है, तो वहां पर जो उछाल है वो ज्यादा आता है लैम्डा m में, यहाँ कम आ रहा है, लिटिल बिट ऑफ आ रहा है, क्योंकि यहाँ रीजन सिर्फ एक है कंडक्टेंस को बढ़ाने का। डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, कंडक्टेंस को बढ़ाने का एक रीजन है कि आयंस दूर दूर हो रहे हैं, और वहां दूसरा रीजन हो रहा है कि आयंस बढ़ भी तो रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर है? तो लैम्डा m इनफाइनाइट की वैल्यू अपन यहां से इस एक्स्ट्राप्लोट करके ग्राफ से निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से इसको नोट कर लो। तो अब अपन देखते हैं वेरिएशन ऑफ लैम्डा m बाय डाइल्यूशन इन केस ऑफ, जो सेकंड केस है हमारा वो है हमारा इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम ये देख लेते हैं ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड लैम्डा m ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग का देखा अपन ने, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपन ये देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। इधर हम ले लेते हैं वही कंसंट्रेशन, ठीक है, और इधर हम ले लेते हैं हमारा लैम्डा m। अब यहां पर डेबाय हकल ओन सागर इक्वेशन यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बिहेवियर को ही एक्सप्लेन करता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में किस तरह से वेरिएशन आता है लैम्डा m में, उसको बिहेव जो एक्सप्लेन करता है वो डेबाय हकल ओन सागर इक्वेशन। लेकिन हम वीक इलेक्ट्रोलाइट देख रहे हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के बिहेवियर को कोलेराउस लॉ ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, बट उससे पहले उस लॉ से पहले अपन लैम्डा वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ को देखते हैं किस तरीके का आता है। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन नहीं आता, इस तरीके का ग्राफ आता है। देखो इधर जाएंगे तो वही होगा, लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, मैं फिर से लिख देता हूँ। अगर लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। दैट मीन्स डाइल्यूशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और डाइल्यूशन इंक्रीज हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे कि नहीं होंगे, बोलो। नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो क्या होगा यहाँ पर, शार्प इंक्रीमेंट, बहुत तेजी से इंक्रीमेंट दिखाई देगा, इंक्रीमेंट इन लैम्डा m, शार्प इंक्रीमेंट इन लैम्डा m। ठीक है, और इनका जो अल्फा होता है वो 5% के आसपास होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। उसको बढ़ाने के लिए फिर क्या करेंगे अपन, डाइल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो अपन क्या देखते हैं यहाँ इस तरह से, स्टार्टिंग में तो
ऐसा था और अचानक से इसने उछाल मारा है, देखो जंप। कंसंट्रेशन इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, घट रही है, मतलब डाइल्यूशन बढ़ रहा है। तो एक डाइल्यूशन के बाद देखो किस तरह से लैम्डा एम की वैल्यू इंक्रीज हुई। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा एसिटिक एसिड वाला वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक ग्राफ और बना सकते हैं इस तरह, ये हो गया हमारा फॉर्मिक एसिड वाला। एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड दोनों को कंपैरिजन करें तो फॉर्मिक एसिड जो होता है वो ज़्यादा कंडक्टेंस शो करता है इसके कंपैरिजन में। रीजन यहाँ पर वो ये देखो, ये वाला पार्ट तो कॉमन है COOH COH, तो यहाँ पर H+ आयन जो है ना ये थोड़ा छोटा होता है साइज में, CH3 बड़ा होता है, तो H+ आयन छोटा है तो स्पीड ज़्यादा होगी, इसलिए इस केस में थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे ना, किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे तो ज़्यादा आएगी कंडक्टेंस। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, एक क्वेश्चन हमारे माइंड में उठता है कि जो लैम्डा एम की वैल्यू है वो तो अपन को दिखाई दे रही है, बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं क्या अपन? ये बिल्कुल नहीं निकाल सकते। आप कंसंट्रेशन को इधर ले जाओगे तो ये ग्राफ ऐसे ऊपर चलेगा, कभी भी टच नहीं करेगा वाई एक्सिस को, तो इस ग्राफ से अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू। तो हम लिखेंगे वी कैन नॉट calculate the value of lambda m infinite for weak electrolyte from this graph। इस ग्राफ से अपन नहीं निकाल सकते from this graph। क्लियर हो? इस ग्राफ से अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स्ट्राप्लोटेशन भी तो हम तभी करेंगे जब ग्राफ लीनियर होगा। पीछे की तरफ हम कैसे बढ़ा सकते हैं इसको? क्लियर है? तो ये अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब ऐसे में इस चीज का क्या सॉल्यूशन है? लैम्डा एम इनफाइनाइट की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे कैसे निकालेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए? तो उसके लिए अपन को एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना पड़ेगा और वो है हमारा कोलेराउश लॉ। क्या है वो हमारा? कोलेराउश लॉ। तो कोलेराउश लॉ क्या है पहले मैं इसको समझा देता हूँ, उसके बाद उसकी कुछ इक्वेशंस हैं वो पढ़ेंगे। उन इक्वेशंस के बाद ये देखेंगे कि किस तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। एक चीज और, कोलेराउश लॉ से अपन वीक ही नहीं स्ट्रॉन्ग की भी लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। बाय द हेल्प ऑफ कोलेराउश लॉ वी कैन कैलकुलेट लैम्डा एम इनफाइनाइट वैल्यू फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। इट इज not for weak electrolyte, it is applicable for both type of electrolyte including weak as well as strong electrolyte। ठीक है, तो अब मैं आपको डाल देता हूं कोलेराउश लॉ, KOHLARUSCHS, कोलेराउश लॉ। तो ये क्या है? देखो इसका एक नाम और होता है, मैं लिख देता हूं स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों पर ही ये एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? चलो, इसका एक नाम और होता है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस और वी कैन से इट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। मतलब क्या है इसका? सिंपल सा है, एक आयन की जो लैम्डा एम होती है वो दूसरे आयन की लैम्डा एम पे डिपेंड नहीं करती। हर एक आयन की अपनी अपनी लैम्डा एम फिक्स होती है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में कोई एक जो आयन होता है उसकी लैम्डा एम का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो फिक्स होता है, वो दूसरे आयन की लैम्डा एम के कंट्रीब्यूशन से चेंज नहीं होता। इसीलिए हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का टोटल अगर ओवरऑल लैम्डा एम निकालना चाहें तो हम दोनों उस इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी आयन्स हैं उनकी लैम्डा एम को ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड तो कर नहीं रही है उस पर। डिपेंड कर रही होती है तो हम नहीं ऐड कर सकते। फिर हम देखते किस तरह से डिपेंड, उनकी डिपेंडेंसी चेक करते हैं ना, कैसे डिपेंड करिए। लेकिन आयंस की जो लैम्डा एम की वैल्यू डिपेंड नहीं करती, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं द लैम्डा एम वैल्यू, मतलब समझिए मोलार कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ ईच आयन is not depend upon another ion. It is independent.
ये इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, एक तो ये चीज इसमें ध्यान रखें। दूसरी चीज, इसकी मेन जो डेफिनेशंस लिखी हुई है बुकों में वो भी देख लेते हैं। ये बताता क्या है, देखो ये सिंपल सी एक बात बताता है, ध्यान से समझना। ये बोलता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी जो होती है, मतलब मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट समझ गए ना, इलेक्ट्रोलाइट बोलो तो NaCl हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट हमारा मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट हो सकता है, समझ गए। इलेक्ट्रोलाइट हमारा कैल्शियम सल्फेट फॉस्फेट हो सकता है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा है उसकी जो लैम्डा एम की वैल्यू होती है, ठीक है, एट इनफाइनाइट, समझो, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू जो होती है, ठीक है ना, वो कैसे हम निकाल सकते हैं? वो हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ कैटायन, अरे उस इलेक्ट्रोलाइट में जो कैटायन है उसकी लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू आपको पता हो, और उस से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसमें जितने भी कैटायन है, मतलब V प्लस या न्यू प्लस कह दो। V प्लस का मतलब है नंबर ऑफ कैटायन, इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ कैटायन, प्लस V माइनस लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ एनायन। ये फॉर्मूला आपको पकड़ के रखना है बस अगले 15-20 मिनट के लिए। क्लियर है भाई? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम इनफाइनाइट जो होता है वो उस इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी कैटायंस हैं उनके लैम्डा एम इनफाइनाइट और जितने भी एनायंस हैं उनके लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू को ऐड कर देने से मिलता है। ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट माइग्रेशन है, मतलब इस कैटायंस जो होंगे उनकी लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू जो होगी वो एनायंस पे डिपेंड नहीं करेगी, एनायन की कैटायन पे डिपेंड नहीं करेगी। तो इसकी जोड़ दो, इसकी मिल जाएगी, सिंपल है। इलेक्ट्रोलाइट की चाहिए ना लैम्डा एम इनफाइनाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी कैटायन है, जैसे एग्जांपल देखो, अब Na के केस में तो क्या है, हम 1 लेंगे, एक कैटायन है, और Cl भी एक लेंगे। लेकिन जरा ये देखो एल्यूमिनियम सल्फेट को डिसॉल्व करो, डिकम्पोज करो तो 2 एल्यूमिनियम कैटायन मिलेंगे, तो यहाँ पर कैटायन 2 लेने पड़ेंगे, 2 कैटायन लेंगे, यानी कैटायन के कितने नंबर है? 2, और लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ एल्यूमिनियम है। मैं लिख के दिखा दूंगा किस तरह से लिख सकते हैं, तो ये है, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इसको किस तरह से अपन लिख सकते हैं वो मैं आपको इधर लिख के दिखा देता हूं। इसको एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को बीच में पॉज कर लो, नोट कर लो अच्छे से। चलो, तो अब अपन देखते हैं अलग अलग जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनके लिए हम कैसे लिख रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले NaCl के लिए, यानी कि हम लिख सकते हैं लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ NaCl। NaCl इलेक्ट्रोलाइट है पूरा का पूरा, उसकी लैम्डा एम इनफाइनाइट हमें निकालनी है। क्लियर है? तो कैसे निकालेंगे अपन? हम लिखेंगे, देखो कैटायन और एनायन, तो यहां पर अपन इसको डिसॉल्व करेंगे तो एक Na+ मिलेगा हमें और एक हमें Cl- मिलेगा, मतलब न्यू प्लस की जो वैल्यू है वो 1 है और न्यू माइनस की वैल्यू 1 है। ये है वहां पर इसका मतलब, नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे 1 इन न्यू प्लस की जगह और लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ Na+, यानी Na+ का लैम्डा एम इनफाइनाइट जो होगा, ठीक है, उसको अगर अपन लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ Cl- में ऐड कर देंगे, एक ही होगा वो भी, नंबर ऑफ एनायन भी एक ही, तो हमें क्या मिल जाएगा? लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ NaCl। ऐसे ही हम लिख सकते हैं दूसरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए। सपोज करो हमें लिखना है सोडियम सल्फेट के लिए, Na2SO4। बताओ सोडियम आयन कितने होंगे? 2 होंगे ना, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ सोडियम आयन, यानी सोडियम आयन का जो लैम्डा एम इनफाइनाइट होगा वो अकेले का नहीं, 2 का अपन को ऐड करना पड़ेगा ना पूरे के लिए। तो पूरे का लैम्डा एम इनफाइनाइट निकालना अगर सोडियम सल्फेट का, तो 2 सोडियम आयनों का लैम्डा एम इनफाइनाइट हम 1 सल्फेट आयन के लैम्डा एम इनफाइनाइट में ऐड कर देंगे। सिंपल है एकदम। तो इस तरह से हमें लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ सोडियम सल्फेट मिल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, और क्या कैसे निकालेंगे? दूसरा एग्जांपल देखो, वीक ले लो, एसिटिक एसिड ले लो, CH3COH, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ एसिटेट आयन, भाई एसिटेट आयन का लैम्डा एम इनफाइनाइट होगा ना, उसको अपन H+ आयन के लैम्डा एम इनफाइनाइट में कर देंगे, नंबर 1 ही है। कोई प्रॉब्लम यहां तक बोलो? ठीक है, इस तरह से अपन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम इनफाइनाइट लिख सकते हैं इस तरह से। एनायन और कैटायनों के लैम्डा एम इनफाइनाइट के उनके नंबर के साथ हमको ऐड करना होता है बस, ठीक है।
ऐसे हम लिख सकते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के लिए लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइस। तो कैसे लिखेंगे, देखो कैल्शियम कैटायन 3 है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ कैल्शियम कैटायन प्लस फिर यहाँ पर फॉस्फेट एनायन 2 है तो 2 लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ फॉस्फेट -3। इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। ये हमारा कोलेराउस लॉ, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट कर लो। चलो अब अपन कुछ न्यूमेरिकल्स एस्पेक्ट देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमें क्या है, लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू निकालनी है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्वेश्चन वही बना हुआ है, हमने ग्राफ से देखा था कि लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा फ्लोटेशन पॉसिबल नहीं है वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले ग्राफ में, स्ट्रॉन्ग में तो कर सकते हैं। तो फिर कोलेराउस लॉ आया, उसने कहा वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, किसी के लिए भी लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है नहीं है? तो अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें मैं आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू दी हुई है। क्लियर है? क्वेश्चन नोट करो। तो लैम्डा एम इनफाइनाइट जो है उसकी वैल्यू NaCl के लिए आपको दी हुई है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू NaCl के लिए आपको दी हुई है 125 यूनिट सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन। यूनिट क्या होगी, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। NaCl के लिए दे रखी है। इसके बाद HCl के लिए दे रखी है 420। लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू HCl के लिए, ये दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 420 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम एसीटेट, उसके लिए 90 दी हुई है। लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू दी हुई है सोडियम एसीटेट के लिए 90, CS3COONA ये दी हुई है हमें 90, वही सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है लैम्डा एम इनफाइनाइट एसिटिक एसिड जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए लैम्डा एम इनफाइनाइट निकालना है। ये तीनों कैसे इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये कैसे इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इनकी दे रखी है। और ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ठीक है। तो एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है इसकी हमें कैसे पता चली ये लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू? दो तरीके हैं भाई, कोलेराउस लॉ से। जैसे NaCl की हमें कैसे पता चली, सोडियम आयन की और क्लोराइड आयन की, दोनों की लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू निकाल लो, रख दो, आंसर आ जाए। क्लियर है नहीं? दूसरा तरीका क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ भी तो है, रूट सी और लैम्डा एम के बीच का ग्राफ कैलकुलेट कर लो, इंटरसेप्ट निकाल लो, वो इंटरसेप्ट की वैल्यू मतलब एक्स्ट्रा प्लॉट करके, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको निकल जाए। इनकी हेल्प से वीक के लिए कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पर सिंपल सी इक्वेशन हमें बनानी, केमिकल रिएक्शन करानी है। देखो केमिकल रिएक्शन हमें करानी है। क्लियर है? तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि केमिकल रिएक्शन किस तरह से हम कराएं। देखो दिमाग लगाने वाली बात क्या है कि अगर हम सोडियम एसीटेट लें, ठीक है, अगर हम सोडियम एसीटेट लें, इसकी रिएक्शन HCl से करा दें तो क्या बनेगा, NaCl, और यही तो बनेगा। लगाओ दिमाग। देखो एक इक्वेशन करेंगे CH3COOH, ठीक है ना, इस सॉल्ट की, इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, सोडियम एसीटेट की रिएक्शन हम HCl से करा के देखते हैं। तो HCl से कराइए अपन ने, इक्वेशन बना रहा हूँ सिंपल में, है ना। इस रिएक्शन को कराने का कोई मेरे यहाँ पे कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है, इक्वेशन एक इक्वेशन बनानी है। HCl है, ये LHS भाग हो गया, चाहे आप इक्वल टू भी लिख दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। HCl हो गया। अब क्या बनेगा, देखो Cl इस Na के साथ चला जाएगा, यानी NaCl, प्लस जो साथ में लास्ट में क्या बनेगा हमारे पास, CH3COOH। क्लियर हुआ? अब हमें क्या निकालना है, इसकी जो लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू है इसकी, उसमें इसकी लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू ऐड करो, इसकी जो लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू है उसको सब्सट्रैक्ट कर दो, दोनों की ऐड कर दो, के तीसरी को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो बचेगी किसकी, एसिटिक एसिड की लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू। चलो तो अब अपन एसिटिक एसिड के लिए लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो जो इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर एसिटिक एसिड इक्वल टू, ये निकालना है, इसकी लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू, सोडियम एसीटेट की लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू जो होगी उसमें ऐड करेंगे HCl की लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू। समझ में आ रहा है?
और उसमें से देखो ये इधर जाएगा ना तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू NaCl। क्लियर है? तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो क्या आएगा देखो, ये हमें पता है सोडियम एसीटेट की लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी है 90 प्लस HCl की कितनी है चेक करो 420 माइनस NaCl की कितनी है 125। यहीं आपको 420 को 90 में ऐड करना है, 510 आएगा ये, और उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है 125। तो अपन 500 में से 125 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा हमारे पास 375, उसमें 10 ऐड करेंगे यानी 385। तो आंसर होगा 385 यूनिट वाइज सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया है मैंने। इस तरह से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड की लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की। ठीक है, क्लियर? चलो नोट कर लो। चलो तो अब एक और न्यूमेरिकल अपन स्टार्ट करते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड, इससे जो अपन ने लास्ट न्यूमेरिकल किया उसी से मिलता जुलता है। ठीक है, हमको जो डाटा दिए मैं लिख देता हूं। लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए दे रखी है। बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए जो वैल्यू दे रखी है वो है 500। ठीक है, इसके बाद अमोनियम क्लोराइड के लिए दे रखी है हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है NH4Cl के लिए लैम्डा एम इनफाइनाइट की, वो दे रखी है 120। कितनी दे रखी है 120। बेरियम क्लोराइड के लिए जो लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू दे रखी है BaCl2 के लिए, ठीक है, वो है हमारी 300। ओके, अब हमें निकालनी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए हमको निकालनी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। देखो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इक्वेशन बनाओ। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो इक्वेशन बनाओ भाई। सीधी सी बात ये है कि अगर अपन बेरियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम दोनों को तो एक तरफ नहीं ले सकते ना, और दोनों NH4 को एक तरफ नहीं ले सकते इक्वेशन में। तो करना क्या है, देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है, ठीक है, इसकी अमोनियम क्लोराइड जो है इसकी रिएक्शन अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड से करा दी जाए तो क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा NH4OH और बेरियम क्लोराइड मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, वही चाहिए हमको। इसकी निकाल लेंगे, दोनों की जोड़ के हटा देंगे तीसरी। यही तो हो रहा है, उसमें भी पिछले में भी ये हुआ था। तो देखो इक्वेशन क्या बन रही है यहाँ पर, वो देखो कि अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड से कराते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, NH4OH बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बन जाएगा हमारा बेरियम क्लोराइड। रिएक्शन बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर कितने हैं, BaCl2 2 क्लोरीन है, जबकि यहाँ पर 1 क्लोरीन है, तो यहाँ पर अपन ट्वाइस लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर NH4 होल का OH लगा देंगे, 2 बैलेंस हो गई इक्वेशन। क्लियर है? हमें NH4OH की लैम्डा एम इनफाइनाइट निकालनी है, 2 की नहीं निकालनी, 2 मोल की नहीं निकालनी, 1 मोल के लिए निकालनी। ठीक है, 1 मोल के लिए निकालनी है। ओके, तो अब अपन कैसे निकालेंगे, देखो इसकी हमें निकालनी है, इसकी और इसकी ऐड करके इसकी इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो इसकी बच जाएगी। ठीक है, तो हम जो निकालेंगे लैम्डा एम इनफाइनाइट किसके लिए, NH4OH, लैम्डा एम इनफाइनाइट NH4OH, यहां लिख देंगे 1 2, क्योंकि 2 मोल है ना, इसलिए इक्वल टू क्या होगा, देखो इक्वल टू होगा बेरियम हाइड्रो लैम्डा एम इनफाइनाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू होगी, उसमें अपन ऐड करेंगे 2 मोल ऑफ लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ NH4Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड की लैम्डा एम इनफाइनाइट जो दी हुई है उसको डबल करना पड़ेगा अपन को, और फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड की लैम्डा एम इनफाइनाइट में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसमें से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा अपन को किसकी, बेरियम क्लोराइड की लैम्डा एम इनफाइनाइट, बेरियम क्लोराइड की। समझ गया ना सब्सट्रैक्ट क्यों करना है, क्योंकि ये इधर आएगा ना भाई, RHS से LHS में आएगा ना, इधर आएगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस। अब देखो कैसे करेंगे, लैम्डा एम इनफाइनाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड कितनी है 500, तो 500 लिखा, प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट NH4Cl कितनी है 120, लेकिन इसको अपन क्या लिखेंगे 2 × 120। ठीक है, 1 के लिए 120, 2 के लिए 240। अब कर देंगे माइनस, क्या करना है अपन को, माइनस कर देंगे अपन बेरियम क्लोराइड की लैम्डा एम इनफाइनाइट यानी 300, तो आंसर आ गया ना। तो 120 × 2 240। क्लियर है, 500 + 240 कितना हो जाएगा 740,
740 माइनस 300, तो आंसर क्या आएगा 440। क्लियर है? बट ये 2 मोल के लिए आएगा, तो 1 मोल के लिए क्या होगा बताओ? 1 मोल के लिए क्या होगा? हम इसको नीचे ले आएंगे, इन्हें डिवाइड कर देंगे, तो आंसर होगा फाइनल 220 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यानी आंसर क्या हो जाएगा 220 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर है? नोट कर लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो चाहे पॉज कर लो। अब देखो, अब अपन एक दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं। अगर हमें लैम्डा एम इनफाइनाइट ई निकालना हो, सपोज करो, ठीक है, हमने, अगर आपको ध्यान हो तो एक मैं फॉर्मूला आपको रिमाइंड कराना चाह रहा हूं, ठीक है, रिमाइंड कराना चाह रहा हूं एक फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या है आप ध्यान करो, मैंने बताया था आपको लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई, मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उनका रेशो लिया जाए तो वो होता है जेड फैक्टर। याद आ रहा है कुछ? क्या होता है बोलो? जेड फैक्टर। जेड फैक्टर मतलब एक तरह से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज से मतलब होता है इसका, ठीक है, और कुछ नहीं होता ज्यादा। एसिड के केस में नंबर ऑफ H+ आयन, OH के केस में नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन, चार्ज के, सॉल्ट के केस में चार्ज जो होता है कॉमन वो ले लेते हैं। तो लैम्डा एम और लैम्डा ई का जो रेशो होता है वो जेड फैक्टर होता है। तो इस फॉर्मूले को क्या लिखेंगे? लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो होगा, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम इनफाइनाइट, और उसी इलेक्ट्रोलाइट का हम लैम्डा एम इनफाइनाइट, लैम्डा ई इनफाइनाइट ले लें, मतलब मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसी इलेक्ट्रोलाइट का। अगर इसका अपन रेशो ले लें तो वो क्या होता है? जेड फैक्टर होता है। क्या होता है बोलो? वो जेड फैक्टर होता है। क्लियर है नहीं है? ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो लैम्डा ई इनफाइनाइट होता है, लैम्डा ई इनफाइनाइट फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इक्वल टू क्या होगा? अगर इसको निकालना चाहें तो वो होगा लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन जेड फैक्टर। मतलब अगर हमें, क्लियर हो रहा है? मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा एम इनफाइनाइट पता हो, क्लियर है नहीं है, तो हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा ई इनफाइनाइट मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मोलर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकाल सकते हैं। बस क्या करना है, जो मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उस इलेक्ट्रोलाइट की, उसमें जेड फैक्टर से डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना है? उससे जेड फैक्टर से डिवाइड कर देना। ये आपको ध्यान रखें। यही सेम कॉन्सेप्ट आयंस पर भी लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर सपोज करो, मान लो हमें किसी कैटायन की, कोई कैटायन है, उस कैटायन की लैम्डा ई इनफाइनाइट चाहिए, तो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? उस कैटायन की जो लैम्डा एम इनफाइनाइट है उसमें उस कैटायन के जेड फैक्टर, यानी उस पर जो चार्ज आया हुआ है कैटायन, उससे डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही अपन एनायन के लिए लिख सकते हैं। एनायन के लिए क्या लिख सकते हैं? लैम्डा ई इनफाइनाइट ऑफ एनी एनायन। ठीक है, एनायन की लैम्डा ई इनफाइनाइट क्या होगी? जो लैम्डा ई इनफाइनाइट है उस एनायन की, सॉरी लैम्डा एम इनफाइनाइट है उस एनायन की, समझ रहे हो ना, उसमें डिवाइड कर देंगे उस एनायन के चार्ज का, मतलब उसके जेड फैक्टर का। कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह से अपन कर सकते हैं। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो, सपोज करो आपको निकालना है लैम्डा ई इनफाइनाइट मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, इसकी लैम्डा ई इनफाइनाइट आपको कैलकुलेट करनी है। दिमाग लगाना अब, ठीक है। और आपको दिया हुआ क्या है? देखो, इस दिया हुआ है आपको लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम जो कैटायन है ना, इसकी लैम्डा एम इनफाइनाइट आपको दी हुई है और वो है x। क्या है वो? x। ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है? लैम्डा एम इनफाइनाइट दिया हुआ है सल्फेट एनायन का। सल्फेट एनायन की लैम्डा एम इनफाइनाइट दिया हुआ है y, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यूनिट पता ही है आपको क्या आएगी। तो आपको लैम्डा ई, एम तो निकाल नहीं सकते, ऐड कर दो। ठीक है, लैम्डा ई इनफाइनाइट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट निकालें। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्वीट है। कैसे करेंगे? लैम्डा ई इनफाइनाइट किसके लिए? MgSO4 के लिए निकालनी है। तो वो क्या होगी? वो होगी लैम्डा ई इनफाइनाइट ऑफ Mg कैटायन। कैटायन एक ही है तो एक ही आ जाए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस कोलेस्ट्रॉल लगा रहे हैं, लैम्डा ई इनफाइनाइट ऑफ सल्फेट एनायन। अरे मैग्नीशियम कैटायन की लैम्डा ई इनफाइनाइट और सल्फेट एनायन की लैम्डा ई इनफाइनाइट हम ऐड कर देंगे ऐड, आ जाएगा। अब लेकिन लैम्डा ई तो है ही नहीं, हमें तो लैम्डा एम दे रखा है, तो ये वाला रिलेशन यूज करो। ठीक है, तो हमें पता है कैसे लिख सकते हैं इसको अपन, लैम्डा ई इनफाइनाइट
ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इक्वल टू, अब लगाओ दिमाग, लैम्डा ई इनफाइनाइट ऑफ मैग्नीशियम कैटायन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ मैग्नीशियम कैटायन अपॉन जेड फैक्टर। जेड फैक्टर मतलब इस कैटायन पे चार्ज 2, ये यूज कर लेंगे ना, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ कैटायन अपॉन जेड फैक्टर। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अपन लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ किसका, कैटायन कौन सा है, मैग्नीशियम, अपॉन क्या करेंगे उसका जेड फैक्टर। जेड फैक्टर कितना है मैग्नीशियम कैटायन का, 2। जेड फैक्टर कितना है मैग्नीशियम कैटायन का, बोलो 2। क्लियर हो गया। प्लस यहां पर क्या लिखेंगे, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ सल्फेट एनायन, और उसका भी जेड फैक्टर कितना है, 2। इस तरह इक्वेशन बन जाएगी। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, लैम्डा ई इनफाइनाइट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, ये हमें निकालना है। तो वो हो जाएगा लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ मैग्नीशियम कैटायन कितना है, x, तो x/2 प्लस, और वो कितना है y/2। तो आंसर क्या आया, x प्लस y/2। ये आपका फाइनल आंसर सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, नहीं है कि एंगल से। ठीक है, तो इस तरह से अपन डीपली जाकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर लो। चलो एक दो एग्जांपल्स पर अपन और डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तो अगर हम एक दो एग्जांपल्स और ले लें, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट के लिए हमें निकालना है। ठीक है, हमें निकालना है लैम्डा ई, क्वेश्चन है लैम्डा ई इनफाइनाइट फॉर कैल्शियम फॉस्फेट, ये निकालना। आपको जो डाटा दिया हुआ वो दिया हुआ लैम्डा एम इनफाइनाइट कैल्शियम कैटायन के लिए दिया हुआ है डाटा आपको, ये ए दिया हुआ है, मतलब जो लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू कैल्शियम कैटायन के लिए वो ए सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दी हुई है, और लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू आपको फॉस्फेट के लिए दे रखी है, फॉस्फेट 3- के लिए बी। तो अब आपको लैम्डा ई इनफाइनाइट कैल्शियम फॉस्फेट का निकालना है। टोटल जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालना है। मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैल्शियम कैटायन का और फॉस्फेट एनायन का ए और बी दिया हुआ है। क्या आंसर होगा, बहुत सिंपल है। देखो कैसे लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे लैम्डा ई इनफाइनाइट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, इस तरह लिखेंगे। तो इक्वल टू क्या होगा वो लैम्डा, अब देखो कोलेराउस लॉ लगा दो, कैल्शियम कैटायन कितने हैं 3, तो न्यू प्लस की वैल्यू 3 होगी, तो 3 इंटू लैम्डा ई इनफाइनाइट ऑफ कैल्शियम कैटायन प्लस, और फॉस्फेट 2 है तो 2 लैम्डा ई इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ फॉस्फेट एनायन। कोई प्रॉब्लम। अब लैम्डा ई इनफाइनाइट कैल्शियम कैटायन को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ कैल्शियम कैटायन अपॉन, देखो जेड फैक्टर क्या है 2, चार्ज है ना कैल्शियम कैटायन पर, वही जेड फैक्टर होगा, 2 से डिवाइड कर दिया, प्लस 2 फॉस्फेट पर 3 चार्ज है तो आएगा लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ फॉस्फेट PO4 3- अपॉन चार्ज हो गया 3, इस तरह लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब लैम्डा एम इनफाइनाइट कैल्शियम कैटायन दिया हुआ है हमें, कितना है देखो A, तो ये हो जाएगा 3A/2 प्लस, और ये कितना दिया हुआ है B, 2B/3। ठीक है, एलसीएम ले लो, 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 बार 9A प्लस 4B, ये होगा आपका आंसर सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। क्लियर है, यानी जो A है उसको 9 से मल्टीप्लाई करो, B को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर डिवाइड कर दो 6 से, तब जाके आपका आंसर आएगा। क्लियर है नहीं है, बोलो। ठीक है, नोट कर लिया जाए, चलो नोट कर लो। चलो अब अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। क्लियर है, तो जो नया टॉपिक है वो है हमारा सेल। 2 वीडियो लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। सेल क्या होता है, देखो सेल मतलब ये बायोलॉजी वाली सेल नहीं है, सेल से मतलब है जैसे घड़ी का वॉच का सेल हो गया, इन्वर्टर की बैटरी होगी, उससे मतलब है। तो सेल क्या होता है, मैं लिख देता हूं, द इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस, द इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस विच कन्वर्ट, एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होती है ये, विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करके केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर दे, विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और वाइस वर्सा।
और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स केमिकल एनर्जी टू into electrical energy called cell। समझ आया कुछ? मतलब ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होती है सेल जो दो टाइप की एनर्जीज को इंटरकन्वर्ट करती है। इट इज द हार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर आपको ध्यान हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन मैंने ये लिखाई थी, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी हैव डील कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी उनके इंटर कन्वर्जन को पढ़ते हैं अपन। तो वो काम कौन कर रहा है? सेल। हार्ट हुआ कि नहीं इस चैप्टर का? द इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉल्ड सेल। एक एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है नहीं है ये? एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? वो यहाँ हो रहा है। सेल दोनों ही तरह से काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल दो टाइप के हुए, एक तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे और एक वो जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। एक ही सेल दोनों काम नहीं कर सकता। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन कहें इन्वर्टर की बैटरी, उसके अंदर जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन्वर्टर। तो इसका मतलब उसके अंदर केमिकल एनर्जी हमने स्टोर करके रखी हुई है, बार बार से उसको मेंटेन भी करते रहते हैं हर 2-3 महीने में। इन्वर्टर के अंदर जो हमने केमिकल एनर्जी भर रखी है, स्टोर कर रखी है, तो वो क्या करता है? जैसे ही सप्लाई में उसको डालते हैं तो वो केमिकल एनर्जी को उठाता है और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है थ्रू केमिकल रिएक्शंस। जो उसमें केमिकल एनर्जी भरी हुई है, ठीक है ना, उस केमिकल एनर्जी को वो केमिकल रिएक्शन से तोड़ करके बदले में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करा देता है, जिसकी वजह से हम हमारे इक्विपमेंट्स, टीवी, फ्रिज वगैरह चलाते हैं। समझ में आ रही कहानी? उल्टा भी पॉसिबल है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कोई सेल लेके केमिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस कर देता है। क्लियर है नहीं? जैसे सपोज करो अगर हमें किसी मेटल पर कोटिंग करनी हो, किसी केमिकल की परत चढ़ानी हो किसी दूसरे केमिकल की, सोने की पॉलिश करनी हो, तो हम क्या करते हैं? गोल्ड का सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट को डिप कर, जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं गोल्ड का सॉल्यूशन, उसमें अपन कैथोड और एनोड दो जो रॉड होती है उनको डिप कर देते हैं। अब क्या करते हैं? सप्लाई ऑन कर देते हैं। तो सप्लाई ऑन करते ही करंट फ्लो होने लगता है। तो जो इलेक्ट्रोड होता है उसमें एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोड के जो ये आयंस होते हैं ये सारे के सारे डिपोजिट होने लग जाते हैं कैथोड और एनोड पर, कोट करने लग जाते हैं, प्लेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। हमने क्या इसमें क्या हो रहा है? तो दिमाग लगा, हमने क्या किया है? हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर से दी है और बदले में हमें क्या मिली है? केमिकल एनर्जी। जबकि इन्वर्टर में क्या था? हमें केमिकल एनर्जी स्टोर कर रखी थी, उसने बदले में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। तो समझने वाली कहानी ये है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल, सेल दो टाइप के होते हैं। वी कैन से सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। दो टाइप के होते हैं। समझ आ रही कहानी? टाइप 1 की बात करें अगर अपन, तो उसे बोलते हैं अपन कौन सा सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसका एक और नाम है गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल। ये क्या करता है एक्चुअली में? तो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। द सेल विच कन्वर्ट, ध्यान रखना, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो सेल होता है ये एक तरह से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पर बेस्ड होता है। मतलब एक बार आपको रिएक्शन स्टार्ट करनी है, उसके बाद होती चली जाती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है और मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी इतना ध्यान रखो। एग्जाम्पल देख लो, इन्वर्टर। ठीक है, मोबाइल की बैटरी, ठीक है ना, वॉच वगैरह में जो सेल लगते हैं, टॉर्च में जो डलते हैं, वो सब
सेकंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये अपोजिट काम करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक